स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, आज इस चैप्टर में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, आज हम एक नया टॉपिक करेंगे कि हम ये देखते हैं कि हमारे सिटी में या हमारे विलेज में जो भी जितना भी वाटर इम्प्योर कलेक्ट होता है, क्या आपको पता है वो कहाँ पे जाता है? देखिए बच्चों, कहीं भी हम देखते हैं, एक अगर शहर की बात करें, वहां पर जितना भी वेस्ट वाटर है, या हम कहते हैं कि जो जितना भी म्युनिसिपल वेस्ट है, वो सारा का सारा पानी एक जगह इकट्ठा होता है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सीवेज वाटर। या आप देखते हो, आपने सुना भी है कि इन द यू कैन से सिटीज सीवरेज सिस्टम इज देयर, एंड इन दैट सीवरेज सिस्टम द यू कैन से वेस्ट, or you can say the main waste is the human excreta. It comes in the municipal waste and it is get collected in a particular area for the further treatment. कि अब ये जो पानी इतना सारा इकट्ठा हो रहा है, जो जिसको हम सीवेज वाटर की बात कर रहे हैं, इसमें जो मेजर पार्ट है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा है और अदर ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि लोग अपने गायें भैंसे भी रखते हैं, तो उसमें जो डंग है वो भी पानी के थ्रू उसमें एंटर हो जाता है, और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिक मैटर हैं दे ऐड इनटू दिस वाटर। तो हम ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या होगा कि इसमें माइक्रोब्स बहुत होंगे, क्योंकि जो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे या जो एरोबिक माइक्रोब्स होंगे दे विल ग्रो इन दिस वाटर। और हम ये कह सकते हैं कि इन माइक्रोब्स की पैथोजेनिसिटी या पैथोजेनिक होंगे, इसलिए ये जो वाटर होगा इट इज नॉट गुड, इसकी जो क्वालिटी है इट इज नॉट गुड। और बच्चों एक बात याद रखना, जब भी जो हम ऐसा वाटर लेते हैं, जितना ज्यादा उसमें पोल्यूटेंट ऐड होता जाएगा, उसकी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, बीओडी उसकी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो उसकी बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना? तो अब क्या किया जाए कि ऐसा जो वाटर कलेक्ट होता है, अगर हम इसको अपने रिवर्स में, अपने स्ट्रीम्स में या नेचुरल जो वाटर बॉडीज हैं उसमें एज इट इज अगर डाल दें, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि इसमें जो माइक्रोब्स है दे आर पैथोजेनिक इन नेचर, दे कैन कॉज मेनी डिसीजेस। और दूसरा, इस वाटर की जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो भी बहुत ज्यादा है, तो जो नेचुरल बॉडीज होंगी, वाटर बॉडीज होंगी, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। देन इन व्हाट वे वी कैन डिस्पोज ऑफ दिस वाटर? ठीक है ना? तो हम इसमें, हमारे पास जो वाटर बॉडीज में अगर इसको हम छोड़ना है, तो हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? ट्रीटमेंट, जिसको हम कहते हैं सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं इस ट्रीटमेंट को? सीवेज हम इसको देंगे सीवेज वाटर ट्रीटमेंट देंगे। क्या देंगे इसको? सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। और खुले शब्दों में कहे कि हमारे पास इस सीवेज वाटर ट्रीटमेंट को देने के लिए कुछ हमने एक जगह पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हुए हैं। क्या लगाए हुए हैं? इस ट्रीटमेंट को देने के लिए हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अवेलेबल है हर शहर में। ठीक है ना? और मे बी इन सम विलेजेस, जो कस्बा होता है उनमें ये सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपको मिलेगा, जिसको हम एसटीपीज के नाम से जानते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसको हम कहते हैं। और ये करता क्या है एक्चुअल में? यहां पर हम ये नहीं कि हम वाटर को एकदम से इसमें प्योर बना देंगे। एक्चुअल में ये क्या करता है कि हम उस सीवेज वाटर को ऐसे ट्रीटमेंट देंगे जिसकी वजह से उसमें क्या होगा कि उसमें ऑलरेडी नेचुरली अकरिंग हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना? जो उस सीवेज के अंदर डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। ठीक है ना? तो इस ट्रीटमेंट में क्या होगा, वहां पर
नेचुरली अकरिंग माइक्रोब्स होंगे विच हेल्प इन डिकम्पोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी हेल्प से, नेचुरली अकरिंग माइक्रोब्स की हेल्प से हमारे पास जो भी सीवेज वाटर इकट्ठा होगा उसको हम, उसका जो पोल्यूटेंट लेवल है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है ना। उसी की हेल्प से हम इस ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर इन नेचुरल माइक्रोब्स की हेल्प से ही वहां पर उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन कराएंगे। तो अब कराएंगे कैसे? एक्चुअल में ये जो ट्रीटमेंट है इसको 3 स्टेज में हम कर सकते हैं। पहला स्टेज है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, और सीवेज ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट कैन बी डन इन 3 स्टेप्स। इसको हम 3 स्टेप्स में कर सकते हैं। पहला स्टेप है इसमें, जैसे जिसको हम कहते हैं प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये एक फिजिकल ट्रीटमेंट है। कैसी ट्रीटमेंट है? फिजिकल है। ठीक है ना। और दूसरा होगा फिर सेकेंडरी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ये एक बायोलॉजिकल स्टेप है। कैसा है? बायोलॉजिकल स्टेप है, या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसको हम कह सकते हैं। क्लियर? या बायोलॉजिकल प्रोसेस यहां पर होती है। तीसरा होगा फिर टर्शियरी, और टर्शियरी क्या है कि इसमें हम केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं। केमिकल प्रोसेस है, इसमें हम केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके वाटर को और ज्यादा प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस फिजिकल प्रोसेस से। ठीक है ना। आपके सामने एक फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से ही हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो वेस्ट वाटर है हम इसको कैसे लेस पोल्यूटेड बना सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते तो प्यूरिफाई कर रहे हैं, हम इसको लेस पोल्यूटेड बनाएंगे सो दैट इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द नेचुरल वाटर बॉडीज, वहां पे इसको डाला जा सके। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर एक टैंक बना होगा जहां पर सारा का सारा जो सीवेज वाटर है वो कलेक्ट हो जाएगा। मींस ये एक सीवेज वाटर ट्रीटमेंट का हमें फ्लो चार्ट आपके सामने बना रखा है। तो जितना भी एरिया का वाटर होगा वो सारा इस सीवेज वाटर कलेक्शन टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें पता है कि इस वाटर के अंदर कुछ सॉलिड पोल्यूटेंट्स भी होंगे। कैसे होंगे? कुछ सॉलिड पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। जैसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में भी हम फिजिकल प्रोसेस कर रहे हैं, और फिजिकल प्रोसेस में हम क्या देखते हैं बेटे? सबसे पहले कि हमारे पास हमने वाटर को कलेक्ट कर लिया, इसके वाटर के अंदर क्या होगा? कुछ सॉलिड इंप्योरिटीज होंगी। क्या होंगी? सॉलिड इंप्योरिटीज होंगी। अब वो सॉलिड इंप्योरिटीज क्या हो सकती हैं? उसमें स्मॉल एंड लार्ज कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है ना। स्मॉल एंड लार्ज कोई भी फ्लोटिंग सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है ना। ये इंप्योरिटीज हमारे पास इसमें आएंगी। दूसरा, इसमें सस्पेंडेड हो सकता है कि सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल उसके अंदर बहुत सारे होंगे। तो इस तरह की यहां इस सीवेज के अंदर हम सबसे कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। फिजिकल प्रोसेस में हम क्या करेंगे? इन सभी स्मॉल और लार्ज फ्लोटिंग जो सब्सटेंस जो डिब्रीज होगी उसको हम यहीं पर निकाल लेते हैं। ठीक है ना। और निकालने के बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ सॉलिड चीजों को निकाल सकते हैं, जैसे पॉलिथीन बैग्स हो सकते हैं, या कोई कैसे पेपर हो सकता है, या कोई वुड हो सकती है। तो ये सारी चीजें हम यहां पर इस प्राइमरी फिजिकल प्रोसेस में यहां पर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हम क्या करते हैं, जो फ्लोटिंग और सस्पेंडेड मैटर को निकालने के बाद हमारे पास जो वाटर होगा उसको हम फिर फिल्ट्रेशन के लिए ले आएंगे।
किसके लिए ले आएंगे? फिल्ट्रेशन के लिए। और अब यहां पर जो फाइनल, जो छोटे छोटे बहुत स्मॉल हमारे पास सस्पेंडेड मैटर उसके अंदर रह जाएंगे, उनको भी हमें फिल्टर करना है, ठीक है ना, क्योंकि सारा तो हम फिल्टर नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास प्रोग्रेसिवली यहां फिल्टर लगे होंगे, पहले छोटे बड़े पोर्स वाले, फिर उससे छोटे पोर्स वाले, फिर उससे छोटे पोर्स वाले। तो हमारे पास हम यहां पर फिल्ट्रेशन करते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन इज डन। कैसे करेंगे? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन बाय प्रोग्रेसिवली और प्रोग्रेसिव पोर्स फिल्टर्स, कि हम प्रोग्रेसिवली पोर्स फिल्टर्स की हेल्प से या स्मॉल पोर्स फिल्टर की हेल्प से प्रोग्रेसिव स्मॉल पोर्स फिल्टर की हेल्प से उसको फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। अब फिल्ट्रेशन के बाद जब हमारे पास जो एफ्लुएंट यहां से जो लिक्विड निकलेगा उसको हम क्या लेंगे? प्राइमरी सेटलिंग टैंक में ले आएंगे उसको, ठीक है। क्या कर लिया हमने? प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। अब इसके अंदर जो क्ले होगा, जो पेबल्स होंगे, या जो भी हम कहते हैं कि सॉलिड सबस्टांस जिसको हम बोलते हैं, जो ग्रिट है, ग्रिट के अंदर क्या आ जाएगा? इसमें क्ले है, सैंड है, सिल्ट है, पेबल्स हैं, ये हमें इसमें से अलग करने हैं। क्योंकि जब हमने यहां पर फिल्ट्रेशन किया और उसमें जो सोलिड डेब्रिज है वो निकाली है, तो उस दौरान ये चीजें उसमें से नहीं निकल सकती। तो अब हम क्या करेंगे? सिर्फ प्राइमरी सेटलिंग टैंक पे इसको ले आएंगे। तो यहां पर क्या होगा? जो ग्रिट है वो अलग हो जाएगी, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी इसमें। और जो सुपरनेटेंट होगा, सुपरनेटेंट को हम क्या बोलेंगे? एफ्लुएंट, कि सुपरनेटेंट जो ऊपर रहेगा, जो पानी रहेगा। लेकिन इस पानी को हम ये नहीं कह सकते कि शुद्ध है या ये लेस पोल्यूटेड है, इसमें अभी भी ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो यहां पर इसलिए आप देखते हैं कि जो ग्रिट है, अब ये ग्रिट को हम इसमें हम ये देखते हैं कि हम इसको अलग करके हम इसको लैंड फिलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लैंड फिलिंग में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यहां से, और इसको डीकंपोस्टिंग के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर हमारी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो इतनी सी हमारी कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि यहां पर अगर हमें इसमें जो सेटलिंग टैंक के अंदर हम ये देखते हैं कई बार कि जो क्ले है या जो सैंड पार्टिकल है वो जल्दी से सेटल डाउन नहीं होते। अगर हम इस ज्यादा सेटलिंग को हम अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम एल्यूमिनियम एंड आयरन सल्फेट ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एल्यूमिनियम एंड आयरन सल्फेट इज एडेड टू, यू कैन से, इंक्रीज फ्लोकुलेशन एंड सेटलिंग ऑफ द सॉलिड। कि अगर हमें ग्रिट यहां पर देखना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें एल्यूमिनियम एंड आयरन सल्फेट इट एडेड at some places to increase flocculation। फ्लोकुलेशन का मतलब होता है कि जो डिजोल्व स्लिट होगी उसके क्या बन जाएंगे? क्लब्स बन जाएंगे, क्लोट्स बन जाएंगे, जिससे वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास सेडिमेंट हो जाएगा, मीन्स जो नीचे बच जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे? वहां पर प्राइमरी स्लज। इसको क्या दे देंगे हम नाम? ये हमारे पास प्राइमरी स्लज आ जाएगा। क्लियर? कि जो नीचे बैठा है सेडिमेंट, जिसको हम कहते हैं स्लिट, ग्रिट हमने नाम दिया है, ये हमारा सेडिमेंट है। क्या है ये? सेडिमेंट, जो नीचे बैठ गया है इस सेटलिंग टैंक के अंदर। तो उसको हमने क्या बोल दिया? सेडिमेंट को हमने बोल दिया ये प्राइमरी स्लज है हमारा। कैसा है? प्राइमरी स्लज। और जो दूसरा पार्ट इसका बचता है, जो लिक्विड पार्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एफ्लुएंट, और यू कैन से सुपरनेटेंट इज कॉल्ड एफ्लुएंट। क्लियर हो गया? एक बार दोबारा से बता देता हूं, हमने क्या किया? यहां पर डिब्रीज को जो फ्लोटिंग थी और उसको हमने यहां पर फिल्टर कर लिया, फिर फर्दर हमने उसको फाइन फिल्टर करके उसको सेटलिंग टैंक में ले गया, और सेटलिंग टैंक में अब क्या होगा?
कि जो सेडिमेंट नीचे बैठ जाएगा उसको हम क्या नाम देंगे, प्राइमरी स्लज, और जो सुपरनेटेड होगा उसको हम एफ्लुएंट बोलेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस एफ्लुएंट को पास कर देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए कर देंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब जरा देख लेते हैं कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसमें क्या होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, देखिए जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ये एक ऐसी से प्रोसेस है जो कि हम 3 मेथड से नॉर्मली करते हैं। पहला मेथड है इसमें ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन टैंक, ये इसका तरीका कर है। ऑक्सीडेशन टैंक कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास ट्रैक होता है ना, तो इसमें ये ट्रैक की तरह ऐसे बने होते हैं, ऐसे। ये एक ऑक्सीडेशन टैंक आपके सामने है, ठीक है ना। और यहां पर सीवेज का इनलेट होता है, जैसे यहां पर सीवेज इनलेट बनाएगा, सीवेज इनलेट, यहां से सीवेज एंटर करेगी, ठीक है। और यहां से सीवेज आउटलेट, क्लियर। और हम ये देखते हैं कि इसमें जो ऐसे है सीवेज, ये ऐसे मूव करता है, और यहां पर एक रोटेटर लगा होगा, यहां पर क्या लगा होगा, रोटेटर, जिसको हम कहते हैं जो पानी को सर्कुलेशन देगा। इस तरह से ये घूमेगा, उससे होगा वाटर की जो डायरेक्शन है ऐसे हो जाएगी, जो वेस्ट वाटर है, ठीक है ना। तो जब ये होगा यहां पर सेटलिंग ऑफ स्लज, जो स्लज है वो इसमें कलेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्लज, इसको हम बोलते हैं सेटलिंग स्लज। यहां पे सेटल होती है स्लज, यहां पे इकट्ठी होती रहेगी। तो ये एक ऑक्सीडेशन टैंक हम ऐसे इसमें करते हैं। दूसरा मेथड है ट्रिकलिंग मेथड या ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं। ट्रिकलिंग सिस्टम, और ट्रिकलिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें ये एक फिक्स्ड बेड हम बना देते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास ऐसे बहुत सारे फिक्स्ड बेड हम बना देंगे, ठीक है ना। इनमें हमने ये बेड बना दिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सीवेज है वो ऐसे इनमें एंटर करेगा। लेकिन इन बेड को बनाना कैसे है, देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे हमारे पास रॉक्स होंगे, उसके बड़े बड़े पत्थर होंगे, ठीक है ना। उसके ऊपर हम कोक का एक लेयर बिछाएंगे। फिर हमारे पास ग्रेवल्स होंगे, ठीक है। ग्रेवल्स के ऊपर फिर क्ले होगी, फिर क्ले के ऊपर हमारे पास एक मोस आती है, क्या बोलते हैं इसको, स्फेगनम पीट मोस इसको बोलते हैं। इस तरह से लेयर बाय लेयर वो एक सीड बेड हम तैयार करते हैं। तो इससे सीड बेड को तैयार करने के बाद जैसे इसके ऊपर पानी छोड़ा जाता है, तो हम देखते हैं कि यहां पर नेचुरल, आपको पता है कि हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब इसके अंदर होते हैं। तो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया ऐसे इसके ऊपर एक लेयर बना लेंगे, क्या बना लेंगे, इस तरह से लेयर बना लेंगे इसके ऊपर एक थिन फिल्म बन जाएगी नेचुरल हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स की, ऐसे थिन लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, ठीक है ना। लेकिन ये तो ऊपर रहेगी सरफेस पे लेयर, और जब सीवेज वाटर हम इसमें ऐसे डालते जाएंगे तो वो यहां पर इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होगा तो यहां पर वो माइक्रोब्स जो होंगे, वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, उसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर जो उस वाटर के अंदर होगा वो उसको डाइजेस्ट करते रहेंगे, और वाटर जो होगा वो नीचे से, ठीक है ना, इकट्ठा हो जाएगा और उसको नेचुरल रिवर में डाल दिया जाएगा। एक ये सिस्टम है, इसको बोलते हैं ट्रिकलिंग सिस्टम। ये एक अल्टरनेट पाथवे है हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन आज हम जो डिटेल में करेंगे वो है थर्ड, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम। तीसरा है एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम, ये हमें करना है एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम। देखिए इसमें करते क्या है, सबसे पहले एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम में हम क्या करेंगे, जैसे ये एफ्लुएंट आपके पास है, इस एफ्लुएंट को हम क्या करते हैं,
ये जैसे मैंने बोला ट्रिकलिंग फिल्टर सिस्टम एक अल्टरनेट पाथवे है जो अभी मैंने आपको बताया। तो हम इस एफ्लुएंट को इस ट्रिकलिंग फिल्टर में भी डाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ बहुत सारे ऐसे बेड्स बने होंगे, हम इधर इसको सप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और ये नेचुरल वे से वाटर क्या होगा, लेस पोल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ऐसे एफ्लुएंट को हमने क्या करना है, एरेशन टैंक के अंदर डाल देना है। एरेशन टैंक में क्या होगा, इसमें हमने क्या करना है, इसको वाटर को मैकेनिकली क्या करना है हमने, मैं लिख देता हूं आपको लिए जो यहां प्रोसेस हो रही है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने बोला कि जो हमारे पास स्लज एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम है, एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम में हम करते क्या है, हमने क्या किया, जो एफ्लुएंट हमारे पास है, एफ्लुएंट को हमने क्या दे दिया, इसमें एरेशन टैंक के अंदर हम ले आए। अब यहां पर कुछ हिदायतें हमें दी जाती है कि एयर टैंक में करना क्या है। पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, हम वाटर को, वेस्ट वाटर इज मैकेनिकली एजिटेटेड में उसको हम हिलाते रहेंगे, मैकेनिकली ऐसे हिलाएंगे। किसके अंदर हिलाएंगे, इस एरेशन टैंक के अंदर हिलाएंगे। क्लियर। दूसरा क्या काम करना है, उसमें एयर पंप करनी है, एयर पंप इनटू वाटर, कि हम इस वाटर का एरेशन करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, एरेशन करने से इस एरेशन टैंक में यहां पर क्या होगा कि जो हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया है दे विल ग्रो। तो यहां पर होगा क्या, इस एक्टिविटी करने से कि यहां पर जो हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स कौन से होंगे इसमें, हमारे पास बैक्टीरिया होगा, ठीक है ना, स्लाइम होगा, प्रोटोजोअन होगा, फंगाई होगा, ये कुछ माइक्रोब्स यहां पर ग्रो कर जाएंगे। दैट मीन्स होगा क्या कि यहां पर इनके फ्लोक्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, फ्लोक्स ऑफ बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, फ्लोक्स ऑफ बैक्टीरिया। अब फ्लोक्स ऑफ बैक्टीरिया क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हैं, इट इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, इट इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना, with slime and fungus filament form a mesh-like structure, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लोक्स बोल देंगे। और यहां पर जो वाटर है आपको ऐसा दिखेगा जैसे उसमें कर्डलिंग हो गई हो, जैसे कोएगुलेट हो गया हो वाटर। इसका मतलब क्या होगा कि उसमें आपको सेपरेट दिखेगा कि वहां पर ये जो बैक्टीरिया हैं ये वहां पर ग्रो कर चुके हैं इस एरेशन टैंक के अंदर। तो जैसे ही इनका नंबर बढ़ता जाएगा तो अब ये क्या करेंगे, अब ये के सारे जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करेंगे, दे स्टार्ट डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर, कि उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और यू कैन से उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। और जब ये डिकम्पोज करना उनको स्टार्ट कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर से ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, और जो ऑर्गेनिक मैटर कम होगा इसका मतलब क्या होगा कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी थी, क्या होगा उससे, ड्यू टू विच जो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो बढ़ी हुई थी, ठीक है ना, कि जो ऑर्गेनिक मैटर है जब वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा तो उससे जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी हुई थी, जो बीओडी है इट गेट रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो जाएगी 10 to 15% के लगभग ये रिड्यूस हो जाती है।
और जब बीओडी मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो काम करना चाह रहे थे कि हम जो वाटर को लेस पोल्यूटेड बनाना चाह रहे थे वो हमने यहां पर नेचुरल वे से कर लिया है। ठीक है ना। अब जब इसकी वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी मीन्स अब इसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा एज कंपेरिजन टू प्रीवियस। ठीक है ना, क्योंकि जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी हुई है इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन कम है। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो जाएगी इसका मतलब इसका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो गया है। और अब हम इस वाटर को यहां से जो हमें वाटर मिला या जो हम इस जो वेस्ट वाटर है अब हम इसको भेज देंगे आगे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। ये तो एरेशन टैंक था, ये हमारे पास सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है। अब यहां पर जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है ये क्या होगा, एनएरोबिक। क्या है ये, एनएरोबिक कंडीशन होंगी यहां पे। कैसे होंगी, एनएरोबिक कंडीशन इसके अंदर होंगी। अब आप कहोगे कि सर यहां पर एनएरोबिक क्यों लिया। एक्चुअली में एनएरोबिक लेने का कारण यहां पर यह है कि अब हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो हमारे पास इस वाटर के अंदर अवेलेबल है। ठीक है ना। तो अब हम इसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में लेके जाएंगे। इसका मतलब हम हमारा जो अब जो यू कैन से वेस्ट वाटर है जिसके अंदर फ्लोक्स बने हुए हैं जो वो आगे पास ऑन कर दिया जाता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। अब इस सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में क्या होगा इसमें हम देखेंगे जरा। यहां पर सेटलिंग का मतलब होता है कि जो यहां पर हमारे पास जो फ्लोक्स बने थे दे सेटल डाउन। क्या हो जाएंगे, वो फ्लोक्स सेटल डाउन हो जाएंगे, उनकी सेटलिंग हो जाएगी। मीन सेटलमेंट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज की वो सेडिमेंटेशन हो जाएगी। यहां पर क्या होगा, सेडिमेंटेशन ऑफ स्लज occurs or this sludge is called activated sludge। क्या बोलेंगे इसको, एक्टिवेटेड स्लज हम इसको कहेंगे। इसका मतलब जो हमारे पास यहां पर जो सॉलिड पार्ट आया है जिसके अंदर हम देख रहे हैं जो फ्लोक्स बने हुए थे वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर क्या रह जाएगा, हमारे पास वाटर रह जाएगा, एफ्लुएंट रह जाएगा। ठीक है ना। और उस एफ्लुएंट को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रिवर के अंदर छोड़ सकते हैं। और रिवर के अंदर छोड़ने से पहले जो टर्शियरी ट्रीटमेंट है, ये हम टर्शियरी ट्रीटमेंट मींस हम उसमें कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके उसको और प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसमें हम केमिकल ट्रीटमेंट देकर उसको प्यूरिफाई करके हम और पर्पज के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, जब हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट दे दी है, हमने एनारोबिकली यहां पर इसको सेटलिंग कर लिया है, तो हम इसको डायरेक्टली रिवर में छोड़ सकते हैं आफ्टर गिविंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देयर इज नो नीड ऑफ यू कैन से केमिकल ट्रीटमेंट। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें इसको देना ही है, हम डायरेक्टली सेकेंडरी ट्रीटमेंट देने के बाद भी नेचुरल बॉडी में वाटर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज कर दिया है। ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर जो एफ्लुएंट हमने डाल दिया। अब इसमें जो यहां पर जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है इसमें जो स्लज बची है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यहां से पास कर देंगे स्लज डाइजेस्टर के अंदर। क्या करेंगे, हम इसको पास कर देंगे स्लज डाइजेस्टर। अब ये जो स्लज डाइजेस्टर होगा ये एनारोबिक होगा। कैसा होगा, एनारोबिक। ठीक है ना। अब जरा देख लेते हैं स्लज डाइजेस्टर में क्या होगा। स्लज डाइजेस्टर, देखिए बच्चों, जब हम कह रहे हैं यहां एनारोबिक कंडीशन है, कैसी है, एनारोबिक कंडीशन, तो यहां पर क्या होगा, जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, वो यहां पर ग्रो करेंगे। क्या करेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो। बट जो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स गेट किल्ड।
ये मर जाएंगे। और जो एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया स्टार्ट डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर। वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इवन एंड आल्सो किल्ड बैक्टीरियल मास, इसको भी वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया है। और जब यहां पर डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का, तो यहां पर कुछ गैस भी बनेगी। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर जो ये एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया यहां पर हैं, ये एनारोबिक बैक्टीरिया दो तरह के होंगे। कैसे होंगे, दो तरह के बैक्टीरिया होंगे ये, ठीक है ना। एक होगा नॉन मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया और दूसरा होगा मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या होगा, जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, तो वहां पर वो एक मार्स गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, मार्स गैस निकलेगी। और इस मार्स गैस में क्या क्या होगा, इसमें मीथेन होगा। इसका कंपोजिशन में क्या होगा, इसमें मीथेन होगा, प्लस इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड होगी H2S, प्लस इसमें CO2 होगी। ये मिक्सचर हमारे पास आ जाएगा। और इस मिक्सचर को हम यहां पे एक दूसरा नाम भी दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड बायोमास, भी हम इसको कह देते हैं। क्लियर। और ये जो गैस है ये इनफ्लेमेबल गैस है। कैसी गैस है ये, इनफ्लेमेबल। इसको जलाया जा सकता है और ये एनर्जी का बहुत बढ़िया सोर्स है। ठीक है बच्चों, ये यहां पर जो हमारे पास बायोगैस है, ये कैसी गैस है, ये इनफ्लेमेबल है, ठीक है ना, एनर्जी का सोर्स है। तो हम इसको घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसका एक डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, इसमें होता क्या है एक्चुअल में, ये कुछ इस तरह से बना होता है। ये ऐसे बना होगा और इसमें यहां पर एक फ्लोटिंग टैंक लगा होगा ऐसे। ये इसमें से पाइप निकली होगी, जिसमें से हम ये बायोगैस जो यहां से निकलेगी, इसमें से बायोगैस के लिए। और यहां पर एक नोब लगा देंगे। ये नोब लगी होगी, जिससे हम उसको गैस को कम या ज्यादा कर सकेंगे। सेटलिंग, ये फ्लोटिंग टैंक है। ठीक है। और यहां से इनलेट होगी, ये क्या है, इनलेट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, यहां से। और ये क्या हो जाएगी, स्पेंट स्लज। अब ये जो स्पेंट स्लज है, इसका भी यूज है यहां पे। इसको हम क्या कर सकते हैं, स्पेंट स्लज इज यूज्ड एज ए मैन्यूर। स्पेंट स्लज इट इज यूज्ड एज मैन्यूर। इसको हम एज ए मैन्यूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ए पार्ट ऑफ द कंपोस्ट, और पार्ट ऑफ कंपोस्ट, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा कि ये
यहां पर डिकम्पोजिशन करेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया, और यहां से जो गैस निकलेगी वो इस फ्लोटिंग टैंक में भरती जाएगी, तो ऊपर नीचे होता रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे। और ये बायोगैस का इस्तेमाल यहां पर होता रहेगा। तो एक काम और किया जा सकता है कि जब हमें पता है कि यहां पर ये जो स्लज है हमारे पास, या जो हम यहां देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है, इसमें जो स्लज हम लेते हैं, इस स्लज को हम इस स्लज डाइजेस्टर में भी ले सकते हैं, और इसका कुछ पार्ट यहां से एक्टिवेटेड स्लज का हम कहां डाल सकते हैं, इस एरेशन टैंक के अंदर एज ए इनोकुलम डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? एज ए इनोकुलम। उससे क्या होगा कि एरेशन टैंक के अंदर जो फ्लोक्स बढ़ेंगे वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। जैसे हम दूध से दही बनानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें खट्टा लगाना पड़ेगा, तो इनोकुलम तो उसी को बोलते हैं ना। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज हमें इस सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से मिलती है, इसमें से कुछ पार्ट हम यहां पर एरेशन टैंक में अगर डाल देते हैं, तो यहां पर जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो बहुत जल्दी से ग्रो करेंगे, और हमारा काम जो एरेशन टैंक में होना है डाइजेशन का, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो हमारे पास दूसरा पार्ट स्लज का है, उसको हम डाइजेस्टर टैंक में एनारोबिकली उसको प्रोसीड किया जाता है, और उसके जो स्लज है, स्लज से हमें क्या मिलती है, बायोगैस मिलती है, और हमें स्पेंट स्लज से मैन्यूर मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम इस वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट देके इसको हम लेस पोल्यूटेड बना सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने ये जो डायग्राम है इसको बड़े ध्यान से रीड करना है, और इसके अकॉर्डिंग चलना है, और उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही है। जैसे पहले सीवेज का कलेक्शन होना, फिर सीवेज में से हमने जो सॉलिड डिब्रीज थी वो बाहर कर ली, फिर उसको हमने फिल्ट्रेशन टैंक में ले फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के बाद हम उसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक में ले गए। यहां पर वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक हमारे पास ग्रिड हिस्सा में हमारे पास सेडिमेंट का हिस्सा आ जाएगा, और दूसरा एफ्लुएंट आ जाएगा। अब ये जो सेडिमेंट हमारे पास आया है इसको हम प्राइमरी स्लज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राइमरी स्लज। और दूसरा एफ्लुएंट है, एफ्लुएंट को हम फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाएंगे। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यहां पर दो तरीके हैं, या तो हम इसको ट्रिकलिंग फिल्टर में ले जाएं, उसके थ्रू यहां पर हम कर सकते हैं, दूसरा हम इसको एरेशन टैंक में ले जाएं। तो एरेशन टैंक की सिचुएशन हमने बता दिया। एरेशन टैंक में हम क्या करेंगे, हेटेरोट्रोफिक जो माइक्रोब्स हैं उनको हम वहां पर ग्रो कराते हैं, वहां पर एजिटेट करते हैं, वहां पर हम एरेशन करते हैं, जिससे वहां हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे। तो हम एरेशन टैंक से अब इस वाटर को सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में ले जाएंगे। इधर से भी हम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में ले जाए तो यहाँ पर दो पार्ट हमारे पास बन जाएंगे। एक तो हमारे पास जो लिक्विड पार्ट होगा, जो लेस पोल्यूटेड होगा, जिसकी बीओडी जो है हमने कम कर ली है, और बीओडी जब हमने कम कर ली है इसका मतलब कि उसके ऑक्सीजन का मात्रा उसके अंदर बढ़ गई है, तो हम उस वाटर को डायरेक्टली रिवर में छोड़ सकते हैं, या उसको अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट देके, मींस टर्शियरी ट्रीटमेंट देके उसको और ज्यादा प्यूरिफाई करके उसको और पर्पज के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर यहां से जो हमारे पास सेडिमेंट हमें मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज के एक पार्ट को हम एज ए इनोकुलम एरेशन टैंक में डाल देंगे, तो उससे क्या होगा कि यहां पर जो फ्लोक्स बनते हैं वो प्रोसेस और भी फास्ट हो जाएगी। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को हम स्लज डाइजेस्टर में ले जाके यहां इसका एनारोबिकली इसको फर्दर प्रोसीड कराते हैं, तो यहां पर जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो भी मर जाएंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहां पर हमारे पास जब डिकम्पोजिशन होता है एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया वो दो तरह के होंगे, मिथेनोजेनिक और नॉन मिथेनोजेनिक। तो मिथेनोजेनिक की वजह से वहां पर एक गैस बनती है जिसको क्या कहते हैं हम, मार्स गैस कहते हैं, ठीक है ना। और जिसका जो कंपोजिशन मीथेन होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, उसमें CO2 होगा, और इसको हम क्या कह देंगे, बायो गैस कह देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो दो स्टेप हमने बोले थे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, वो कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर हम देखें तो यहां पर तीन है, एक टर्शियरी ट्रीटमेंट है, लेकिन जो टर्शियरी ट्रीटमेंट है उसके बिना भी हमारा काम चल जाता है कि हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट देके डायरेक्टली वाटर को हम नेचुरल वाटर बॉडी में छोड़ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।